अभी भी बहुत नया है। हमने अपनी करियर की शुरुआत वहीं से की एंड मैंने बैचलर्स किया। ऑडियोलॉजी या ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। अचानक से घबरा हुँ। जाना बच्चों में या जब बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। हमारी बॉडी में सारे सेंस ऑर्गन्स बिल्कुल ज़रूरी होते हैं और अगर एक में भी दिक्कत आ जाए तो उसका फ़र्क पूरी लाइफ हमें झेलना पड़ता है। आज हमारे साथ हैं renowned audiologist Dr. Ruchira Raj Pandey. She's working in this field for last 10 years. She's running hearing care center with her husband Dr. Rakesh Pandey. They together have set up 12 different centers all over CG. उनके इस फील्ड और सेंटर के बारे में हम और जानकारी उन्हीं से लेते हैं। वेलकम मैम। हेलो मैम, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। तो मैम हम शुरू करेंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपकी जर्नी यहाँ तक कि आप कैसे इस करियर को आपने चूज किया। एग्जैक्टली बेसिकली मेरे फैमिली में कुछ रिलेटिव्स थे जो ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, इस फील्ड के बारे में बताया। बेसिकली ये फील्ड बहुत नया था, अभी भी बहुत नया है। तो हमने अपनी करियर की शुरुआत वहीं से की एंड मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से इस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। और स्टिल हमारा मेन एम है कि ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जितने भी स्पीच एंड हियरिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, उसकी तह तक हम जाएं और कंप्लीट ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट्स को हम सुविधाएं प्रोवाइड कराएं। वेरी नाइस थॉट मैम। ऑडियोलॉजी या ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ऑडियोलॉजी वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें सुनने और सुनने से संबंधित जो बैलेंसिंग इश्यूज होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट एक ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो डायग्नोज करते हैं और इंटरवेन करते हैं जितने भी सुनने संबंधी और बैलेंसिंग संबंधित जो विकारें हमारे शरीर में होती हम अर्ली चाइल्डहुड से शुरू करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड में हियरिंग इश्यूज कैसे हो सकते हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हैं। एक्चुअली मैम, बेसिकली जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जो जन्म से सुनते नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो सामान्य बच्चे की तरह ही दिखते हैं। और उस केस में पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के टाइम रोते नहीं हैं, जिनमें ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जाता, जिनका बर्थ वेट बहुत कम होता है, जो एनआईसीयू में एडमिटेड होते हैं। तो उस केस में तो हम हियरिंग स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट अगर अभी बहुत सारे डब्ल्यूएचओ का एक प्रोटोकॉल्स आया है कि हर एक बच्चे को टाइमली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले हमें उसको स्क्रीन करना होता है। दैट इज अ स्क्रीन टेस्ट। वो करने से हमें ये पता चलता है कि बच्चे में सुनने संबंधित कोई बीमारी या किसी तरह का डिसऑर्डर है या नहीं। तो ये एक सिंपल टेस्ट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और ये टेस्ट हर एक बच्चे को करानी चाहिए ताकि पेरेंट्स को अगर सही समय पे ये जानकारी मिल जाए तो उसका आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ होता है। जितने जल्दी पता चल जाएगा कर इसका और हम जल्दी ट्रीटमेंट में ऑल शुरू कर सकते करेक्ट। हैं। तो जब बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसे क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और उसकी फैमिली पेरेंट्स इनको कैसे बच्चे को हैंडल करना चाहिए? यस मैम। तो यूजली अगर हम सुनते नहीं हैं, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारे ब्रेन में लैंग्वेज ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, तो कानों के माध्यम से हम उसको स्टिमुलेट करते हैं उस लैंग्वेज को, और फिर हम बोलते हैं। तो अगर हमारा जो माध्यम कान है जो हमारे ब्रेन तक साउंड्स को लेके जाता है, अगर वो साउंड्स बच्चे को नहीं मिल पा रही है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीच डेवलपमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा सुनेगा नहीं तो वो कभी बोलेगा नहीं। तो बेसिकली हम जो है ना, उन बच्चों को सबसे पहले ये दिक्कत आती है कि उनकी स्पीच डेवलपमेंट्स नहीं होती है। बट पेरेंट्स को ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे थोड़ा टाइम लगता है। तो
यूज़ुअली अगर बच्चा आपका जन्म के बाद कुछ ऐसे अचानक साउंड होने पे वो कुछ रिस्पॉन्सेज़ देता है जिसको हम स्टैटर्ड रिस्पॉन्सेज़ बोलते हैं। अचानक से घबरा जाना बच्चों में, या जब बच्चे 6 मंथ्स के होते हैं तो वो अपने फैमिली मम्मी-पापा की आवाज़ को ना आइडेंटिफ़ाई करना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोकलाइज़ेशन बोलते हैं। अगर कभी पापा घर में आए तो बच्चा पापा की आवाज़ सुन के अपने पैर को, हाथ को कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज़ देते हैं। अगर ये सारे रिस्पॉन्सेज़ बच्चों में नहीं आ पा रही है कि साउंड्स जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस हैं उस पे बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उस बच्चे में कहीं न कहीं हियरिंग के कंसर्न्स हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें तुरंत एक प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए ताकि हम सही समय पे आइडेंटिफिकेशन कर सकें। और उस वक़्त पेरेंट्स पे भी थोड़ा-सा प्रेशर हो जाता है, उन्हें भी नई चीज़ होती है तो समझ नहीं आता है कि तो वो कैसे हैंडल करते हैं फिर बच्चों को? मैम एक्चुअली अगर पेरेंट्स सही प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, यू नो, इफ एंड दे हैव अ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स कि उसको बच्चे को कैसे हैंडल करना है, गाइडेंस करना है, बिकॉज हियरिंग लॉस क्या होता है, हर बच्चों में सामान्य नहीं होती है। कभी किसी बच्चे में मॉडरेट होती है, 40 dB, 50 dB, 70 dB, किसी में NR। तो बच्चों का रिस्पॉन्स भी अलग अलग होता है। जैसे आपने अगर 50 dB का लॉस है आपके कान में, तो बच्चा जोर की आवाज़ पे रिस्पॉन्स करेगा, बट वो स्पीच पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो उस केस में क्या होता है ना कि पेरेंट्स को ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो बच्चे हैं, इस एज के जो बच्चे हैं उनके फैमिली में या उनके रिलेटिव्स में, उनका रिस्पॉन्स और उनके बच्चों का रिस्पॉन्स क्या वो सिमिलर है या नहीं, या कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है कि हाँ ये इतना एग्जैक्ट जितना रिस्पॉन्स इसको करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहा है। इसके जो कजन्स हैं, इसके जो एज के इसके बड़े भाई जो था वो इस टाइम में बहुत रिस्पॉन्स करता था। तो दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पॉइंट को आप समझें और उस चीज़ को लेके आप एक कंसर्न प्रोफेशनल्स के पास जाएं। करेक्ट। आपने अभी तक के करियर में ऐसा कोई केस जो बहुत चैलेंजिंग रहा हो, तो फिर उसे आपने कैसे हैंडल किया? मैम बेसिकली मेरे लिए कोई डायग्नोसिस किसी टाइप का चैलेंजेस नहीं रहता। चैलेंजेस मुझे सबसे ज़्यादा तब आते हैं जब बच्चा लेट आइडेंटिफाई होता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा 4 इयर्स के बाद आता है हमारे पास या 5 इयर्स के बाद आता है, तो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट एज है वो निकल जाता है। करेक्ट। एंड उस टाइम के बाद अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं कि हम इसमें कुछ बेटर इंटरवेंशंस कर सकें या बच्चे का कुछ कम्युनिकेशन बेटर बिल्डअप हो, तो दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस कि उस चीज़ को पैरेलली डेवलप कर सकें उसके नॉर्मल पीयर्स के साथ। जितना जल्दी आएगा, उतने जल्दी करेक्ट, में ईज़ी करेक्ट मैम, और करेक्ट। अच्छा ज़्यादा सारे माइलस्टोन्स या तो उनके जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स हैं वो निकल जाते हैं। एंड लेट आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना, इंटरवेन करना इज़ रियली वेरी टफ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स। हमें अपने कानों का ख़्याल कैसे रखना चाहिए एंड हाउ कैन वी प्रिज़र्व आवर हियरिंग? करेक्ट मैम। या दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। यूजुअली नाउअडेज़ इतना नॉइज़ पॉल्यूशन है एंड अभी जो इंसिडेंस है, प्रिवेलेंस है हियरिंग लॉस का, वो भी बहुत इंक्रीज़ हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। आजकल शादियों में, वर्किंग प्लेस में, लोग पार्टीज़ में बहुत सारा नॉइज़ रहता है। तो यूजुअली क्या होता है, कभी भी हमें 80 डेसिबल के जो साउंड्स हैं, उसको कंटिन्यूअसली नहीं सुनना चाहिए। वो हमारे कान को बहुत हार्म करता है। और अगर आप कंटिन्यूअसली नॉइज़ में 2 या 4 घंटे बैठ जाएँ, तो आपको परमानेंट जो टेम्परेरी लॉस है, वो होने के भी चांसेस होते हैं एंड वो टेम्परेरी लॉस परमानेंट लॉस में बदल जाता है। तो जितना कम हम नॉइज़ अपने कानों को एक्सपोज़ कराएँगे, हमारा कान उतना सेफ और प्रिवेंटेबल रहेगा। एंड आई फील कि वो जो हम एयरपॉड्स या कानों में वो लगा करेक्ट, करेक्ट। ऑब्वियसली नाउअडेज़ यंग जनरेशंस का एक ट्रेंड है कि ईयर प्लग्स वगैरह लगा के वो म्यूजिक लाउड सुनते हैं एंड दे आर एंजॉयिंग। दैट्स अ वेरी एनोइंग थिंग्स। यूजुअली हमारा कान इतना सॉफिकेटेड ऑर्गन्स है मैम कि अगर हम उसको ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं नॉइज़ में, तो वो कहीं ना कहीं जो हेयर सेल्स है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि टेम्पोरली होता है वो, धीरे धीरे टेम्पोरली जो है ना,
नॉइज़ परमानेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे-धीरे वो लॉस परमानेंट लॉस बदल जाता है। तो जैसे अगर आप वर्किंग प्लेस में बहुत सारा नॉइज़ है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रिवेंशन के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लाइक आजकल ईयर पफ आते हैं, ईयरबड्स आते हैं, जिससे जो है ना कुछ डेसिबल्स के नॉइज़ जो है ना वो कट ऑफ हो जाते हैं और फिर आपके कान तक कुछ डेसिबल्स बचते हैं। तो उस केस में भी आप रेगुलर चेकअप में ज़रूर जाते रहिए कि हमारा हियरिंग कैसा है। लाइक बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में नॉइज़ पॉल्यूशंस बहुत होते हैं। तो उस केसेस में आपको 6-7 मंथ्स में एक बार कंसर्न प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको अपने हियरिंग को ट्रैक ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है कि ये यहाँ पे लॉस हो गया या ऑडियोमेट्री रिपोर्ट्स में लॉस आ रहा है, तो इमीडिएटली आप उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए ताकि फर्दर लॉस डेवलप ना हो। और आजकल आजकल ये क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कभी भी हम जाते नहीं हैं, जब तक कि कानों में दर्द ना हो रहा हो या कोई इश्यू ना हो सुनने का, तब तक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जनरली कोई नहीं जाता है। सो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कितने ड्यूरेशन में हमें अपना ईयर स्क्रीनिंग कराना चाहिए? एग्ज़ैक्टली मैम। यूज़ुअली अभी तो प्रॉब्लम होने के बाद भी ऑडियोलॉजिस्ट के पास लोग नहीं जाते अनटिल एंड अनटिल प्रॉब्लम एकदम सीवियर लेवल पे ना पहुँच जाए। तो यूज़ुअली मैं यही चीज़ आपको बोलूँगी कि अगर आप अपने वर्क प्रोफाइल को देखो कि आप कितना देर एक नॉइज़ में एक्सपोज़ हो रहे हो। अगर आपका नॉइज़ एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है और आपका एक एसएलएम मीटर आता है, दैट इज़ साउंड लेवल मीटर, वो उसको मेज़र करता है। तो आप अपने ऑफ़िस में वो ज़रूर रिकमेंड करिए कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ हमें मिल रहा है, तो उसके ड्यूरेशन को या तो कम करिए या तो ईयर प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ करिए और हर 6 मंथ्स पे आप अपने हियरिंग को ज़रूर ट्रैक करिए। अगर आप ऐसा यूज़्ड टू नहीं हो पा रहे कि नहीं ठीक है मैं नॉर्मल एनवायरनमेंट, फिर भी एक पर्सन को इन जनरल हर साल एक बार हियरिंग टेस्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। यस, बिकॉज़ आजकल के खान-पान से भी जो है ना बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जिससे हमारा हेयर सेल्स बहुत डैमेज होता है, हियरिंग लॉसेस होते हैं। तो इन केस हमें एक बार कराना यस, साल में एक बार हमें ज़रूर ऑडियोलॉजिस्ट के ऐसे रेगुलर चेकअप्स कराते हैं। करेक्ट मैम। तो उसमें आप एक मैंडेटरी हियरिंग टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। नाइस मैम, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं है कि हमें कान का चेकअप कराना है। करेक्ट, करेक्ट। दे फील कि हाँ, जब कुछ हो। एक तो होगे तभी हम डॉक्टर्स के पास जाएँगे, करेक्ट। और बच्चों में कॉमन हियरिंग रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? या सो बच्चों में बेसिकली ड्यू टू स्ट्रक्चरल इश्यूज़ बहुत सारे कॉमन इश्यूज़ हैं, लाइक ओटाइटिस मीडिया। तो स्टिच इन ट्यूब एक ऐसा पाथवे है जो हमारे मिडल ईयर से हमारे थ्रोट को कनेक्ट करता है। तो कफ एंड कोल्ड एक बहुत कॉमन चीज़ बच्चों में पाई जाती है। इससे क्या है ना हमारा वो ब्लॉक हो जाता है। वो जो नेगेटिव प्रेशर बाहर जाना और पॉजिटिव प्रेशर अंदर आना, वो ब्लॉकेज की वजह से ओटाइटिस मीडियास बहुत कॉमन देखने को बच्चों को मिल रहा है। अगेन एक्सटर्नल चीज़ें लाइक आजकल बच्चे कुछ भी कान में डाल लेते हैं, ये करते हैं, ये सब बहुत कॉमन मिलती है। प्रॉब्लम्स बच्चों में दिखती है। टॉप ऑफ दैट कि आजकल पेरेंट्स और टीचर्स भी प्रेशर नहीं पता कि बच्चों को कैसे हिट करना है। तो इससे हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कान में पर्दे होते हैं, उसमें भी होल हो जाने का, रैप्चर होने जाने के चांसेस होते हैं। सो ये सब बहुत कॉमन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको बच्चे को देखने को मिलेगा। सर्दी वाला तो है ही बहुत ज़्यादा। यस, एंड अगर ये प्रॉब्लम आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करें, तो चांसेस होते हैं कि ये टेम्पररी जो चीज़ें हैं वो परमानेंट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक जैसे गाँव के बच्चे बहुत स्विमिंग करते हैं। अगर स्विमिंग में आप वो प्लग्स वगैरह अगर नहीं डाल रहे हो तो कान में पानी चला गया, वो धीरे-धीरे मिडल ईयर पैथोलॉजी बनते-बनते वो सेंसी न्यूरल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वो टेम्पररी जो चीज़ें हैं वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो लाइक स्विमिंग में भी हमें Yeah, we have to keep the cottons inside ताकि हमारे कान में पर्दे जो पानी है वो अंदर ना जाए। एंड हाउ इज अ जर्नी ऑफ अ पर्सन जिसको हियरिंग इश्यूज है या बच्चा है जिसको हियरिंग इश्यू है, उसकी ट्रीटमेंट के साथ या ट्रीटमेंट के बाद की जर्नी कैसे होती है? या सो यूजली एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, WHO के द्वारा, कि 0 to 3 मंथ्स में हमें बच्चे को आइडेंटिफाई करना है
और अब 3 मंथ्स या मैम इनफैक्ट अभी जो रिन्यूअल प्रोसेस हुआ है वो 0 टू 1 मंथ्स में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। 1 मंथ्स में हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि 1 मंथ्स में आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे में हियरिंग लॉस है या नहीं है। देयर आर स्क्रीनिंग एबीआर आल्सो, जिससे पता चल जाता है कि ये किस साइड का लीजन है, ये कान के अंदर की प्रॉब्लम है, सुनने की, या मिडिल ईयर का प्रॉब्लम है। सो 0 टू 3 मंथ्स में अगर प्रॉपर्ली बच्चा डायग्नोस हो गया तो 6 मंथ्स में जो है ना हम लोग उसका ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक जर्नी होती है कि आइडेंटिफाई करके हम डायग्नोस करके बच्चे का इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक अगर बच्चे में 80 डीबी से एबव लॉस है, तो 80 डीबी से एबव लॉस है जिसका हियरिंग एड से कोई बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज हियरिंग एड में भी एक लिमिटेशंस होते हैं मैम। दे वोंट वर्क एबव 70 डीबी, ठीक है। और जैसे 70 डीबी से एबव जिसको लॉस होते हैं उसके हेयर सेल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी मात्रा में कम होते हैं, डैमेज होते हैं। जिस हेयर सेल्स का काम होता है जो एकॉस्टिक सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके नसों द्वारा ब्रेन में भेज, और वो अगर कोई कन्वर्टर है ही नहीं, दैट हेयर सेल्स डैमेज है इन केस ऑफ 70 डीबी, तो आपको उस केस में वी हैव टू प्लान फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। तो कॉक्लियर इम्प्लांट करने से क्या होता है ना कि हम एक सर्जरी, छोटी सी 2 घंटे की सर्जरी होती है जिसमें हम इंटरनल इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं कॉक्लिया में, सर्जन के द्वारा ये किया जाता है। एंड उसका एक बाहरी भाग होता है जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, जो प्रोसेसर अंदर के भाग को बाहरी भाग से कनेक्ट करता है और साउंड उस हिसाब से ट्रैवल करता है। तो इन केस वी कैन प्लान फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। उसके बाद 2 इयर्स की थेरेपी होती है, उसको हम ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी से बच्चे का जो माइलस्टोन, जो गैप है, उसको कवर अप करते हैं एंड बच्चा समाज की मुख्य धारा में आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, कोई ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट है ही जर्नी बच्चों की, साथ में पेरेंट्स को भी बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती होगी। करेक्ट। सो मैम डिफिकल्ट जर्नी नहीं है, डिफिकल्ट तब है जर्नी जब बच्चा आइडेंटिफाई नहीं होता सही समय पे, यू नो। नाउ हमारे पास ऐसे सीआई लोग बच्चे हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो अपनी लाइफ नॉर्मल जीते हैं, लाइक उनको फील ही नहीं होता कि हम में कुछ कमी है, बिकॉज हियरिंग लॉस इज नाउ नो मोर डिसेबिलिटी। अगर आप सही समय पे उस चीज़ की जानकारी ले ले, सही समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो बच्चा नॉर्मल स्पीयर्स, इनफैक्ट आई विल से कि वो नॉर्मल से ज़्यादा स्मार्ट होता है, यू नो। तो भगवान ने एक सेंस अगर बंद किया तो दूसरा सेंस एक्टिव कर देते हैं उनके, तो दे हैव अ वेरी गुड इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तब और बरकरार रहती है जब सही समय पे आपका ब्रेन सही ढंग से काम करना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लेट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जर्नी बहुत हार्ड होने वाली है, एंड जितना आप लेट करोगे आपको मेहनत उतना ज़्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट उतना कम मिलता है। तो अगर टाइमली इफ यू स्टार्ट द प्रोटोकॉल्स ना, तो विद इन 1 और 2 इयर्स जितना भी गैप है बच्चे में, लाइक अगर वो 2 इयर्स में आइडेंटिफाई हुआ, तो आपका गैप बच्चे का जो सुनने का है, समझने का, बोलने का, वो 2 इयर्स का है, करेक्ट। तो उतना टाइम लगता है। अगर आप 1 और 2 इयर्स से पहले आ जा रहे हैं, लाइक 6 मंथ में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 6-7 मंथ्स में बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और आजकल जैसे कुछ पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि बच्चे में हमारे दिक्कत है, बट अगर वो सेंस कर पा रहे हैं कि कुछ दिक्कत है, तो या स्पीच भी आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में स्पीच की इश्यूज शुरू हो गए हैं, तो स्पीच के लिए कैसे समझेगा किसी पेरेंट को कि हमारे बच्चे में स्पीच डिले है या स्पीच रिलेटेड कोई इश्यूज हैं? या सो मैम एक माइलस्टोन सेट किया रहता है कि अगर बच्चा 0 टू 3 होता है तो वो वोकलाइजेशन स्टार्ट करता है। कुछ ऐसे सिलेबस लाइक आपके अगर घर में छोटे बच्चे तो रिमेम्बर कि वो कुछ सिलेबस लाइक आई ऐसे सिलेबस स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ्स में ऐसे बाइलेबियल शब्द स्टार्ट करते हैं, एंड 1 ईयर्स में बच्चे में ना 5 टू 10 से वो वोकेबलरीज भी मीनिंगफुल डेवलप हो, लाइक पापा को देख के पापा, मम्मा को देख के मम्मा, एंड चीज़ों पर रिस्पॉन्स करना, इमोशनल डेवलपमेंट्स, ये सारे माइलस्टोन्स हैं। तो पेरेंट्स को ये हमेशा चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि जो बाकी बच्चे हैं, यू नो, इन सोसाइटीज़ में, आपके फैमिली में, उनसे और आपके बच्चे में कंपेयर में क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है।
इफ़ यू आर फीलिंग सच काइंड ऑफ डिफरेंसेस कि ये जो स्पीच डेवलपमेंट है सुन तो बहुत अच्छा रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा कर रहा है, बट इसकी जो स्पीच है वो उसके कज़िन्स या उसके फ्रेंड्स के कंपैरिजन थोड़ी कम है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस आर द रेड फ्लैग कि हम उस चीज़ के लिए एक बार प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। कि मैम स्पीच थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। आपके सेंटर में ये भी स्पीच सुविधाएँ करवाई जी। जाती है? सो बेसिकली मैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो स्पीच थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें जिस बच्चे में बोलने की क्षमता या वोकैबुलरी डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट्स की इश्यूज होती है, तो थ्रू स्पीच थेरेपी हम वो सारी डेवलपमेंट्स करते हैं ताकि वो बच्चा कम्युनिकेट कर सके। ओके। एंड स्पीच रिलेटेड क्या-क्या इश्यू हैं? सो बेसिकली स्पीच और लैंग्वेज दो डिफरेंट थिंग होते हैं। सो स्पीच रिलेटेड जो इश्यूज होती हैं लाइक फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स, स्टटरिंग, क्लटरिंग, ये सारे स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर लाइक फोनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चे में क्लैरिटी ऑफ स्पीच की इश्यूज होती है। वो चल क को ता या श को ट, ऐसा ट को ल, ऐसे सारे फोनेटिक्स इश्यूज होते हैं। वो ग्लॉटल साउंड्स ये सारे। तो एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट्स क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं लाइक सेंटेंस, मॉर्फोलॉजी, फॉर्मुलेसी, ये सारे मिलके ना एक सेंटेंस डेवलप करते हैं, तो उनकी वो सारी डेवलपमेंट्स नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर लाइक स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, बच्चों में ऑटिज्म आजकल वेरी कॉमन है, ऑटिज्म, DSL डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिले, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम एक जनरल स्पीच में देखी जाती है। और इन इन चीज़ों से बच्चों के एजुकेशन में भी असर प्रभाव पड़ता पड़ता है है। जी मैम। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक सेल्फ के लिए एक सब्जेक्ट है मैम, यू नो कि पहले यू रिमेम्बर जब हम छोटे रहते थे तो हम पहले घर में बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। नाउ डेज पेरेंट्स सोचते हैं कि स्कूल जाएगा तो बोलेगा, हो जाएगा। बट वो एक पॉइंट है कि मैम बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे वो कंपेयर देखता है कि बाकी बच्चे वो चीज़ आंसर्स कर रहे हैं और मैं वो कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो मेरा ये हर पेरेंट्स से एक मैसेजिंग होता है कि अगर आपका बच्चा स्पीच डेवलप नहीं कर पा रहा है, इन फैक्ट अगर आपके बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है बट वो बोल नहीं पा रहा है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीज़न, प्लीज़ कंसल्ट विद द प्रोफेशनल। पहले उसकी भाषा को डेवलप करें, तब उसको स्कूल में जाए, बिकॉज़ अगर भाषा डेवलप नहीं हो पा रही है, दे वोंट एबल टू फॉलो द कमांड इन द क्लास, दे डोंट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जितना उनको एक्सप्रेस करना है वो नहीं कर पाएंगे, तो वो वहीं से उनका एडुकेशन जो है ना वो पीछे चला जाता है, यू नो कि उनके नॉर्मल्स जो क्लास के बच्चे हैं वो पैरेलली बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। एंड कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि लैक ऑफ स्टिमुलेशंस की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुआ और स्कूल में गया तो कुछ बोलना स्टार्ट किया, बट कुछ डजंट मीन्स कि वो माइलस्टोन उसके इज एडिक्वेट, यू नो कि जो अगर 3 साल के बच्चे में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि आपके बच्चे में उतनी डेवलपमेंट है उसके भाषा की, अगर नहीं तो ऑब्वियसली वो एडुकेशंस को कभी भी प्रॉपरली इंटर नहीं करेगा और वो उसके लिए एक बोझ जैसा फील होगा। यू नो कि आज के डेट में अगर आप 10 फ्रूट्स 10 मैंगोज उसके बारे में एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस योर सेल्फ लाइक माई सेल्फ पे 10 लाइन बोलो, तो बच्चा तो वहाँ भी बोलना ही स्टार्ट किया, हाउ कम दे कैन एक्सप्रेस अबाउट देमसेल्फ, करेक्ट। तो उसको ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही पैनिक करेगी कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मैं ये, और वही दिस इज़ द पॉइंट जहाँ बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि आई एम नॉट कैपेबल, एंड ये धीरे 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 ना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पकड़ लेता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि अभी स्पीच भी तो आ ही गई है, फिर ये पढ़ाई क्यों नहीं करता है, ये स्टडी में क्यों फोकस नहीं कर पाता है। तो यू नो कि आपने जो उसकी जो डिले वाली पैटर्न है वो उसके एजुकेशन पे बहुत फर्क देती है। यूजली रिसर्च, अकॉर्डिंग टू रिसर्च की लर्निंग डिसेबिलिटी का मेन कॉज जो है मैम लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है। कहीं ना कहीं बच्चे में अगर डिले रहा है वो पैटर्न, तो उस बच्चे में हाईली चांसेस होते हैं कि वो एलडी हो जाए। क्योंकि कई बार सुनते हैं हम कि पेरेंट बोलते हैं कि कोई नहीं, थोड़ा-सा ही तो लेट हुआ, आगे अंग्रेज़ी की बट पढ़ाई। यू नो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड बाय आवर ब्रेन।
कि अगर आपका ब्रेन, लैंग्वेज, आपके पूरी बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से कोरिलेटेड है, वो डिले है, तो इट मीन्स आपका वो जो ब्रेन का लैंग्वेज एरिया है, वो भी डिले रिस्पॉन्स कर रहा है, एंड डिले का जो इफ़ेक्ट होता है हमेशा डिले होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेट करेक्ट। तो आप पहले ये सोचो कि हमारी बच्चे की वोकैब जो है वो बहुत हाईली एनहांस्ड रहे, ताकि वो हर एक चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके एंड कॉम्प्रिहेंड कर सके। तभी वो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर पाएगा, और एल्स दे वोंट ऑर्गेनाइज़ द थिंग्स इन क्लासरूम्स। करेक्ट। तो ये जो स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, क्या ये रिकरिंग भी होती हैं बाद में और वापस अगर ठीक भी हो गई तो फिर क्या बाद में और वापस आ जाती हैं? सो मैम, बेसिकली अगर लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप हो गया बच्चे में, इज एडिक्वेट माइलस्टोन आ गए, अनटिल अनलेस कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन ना हो बच्चे में, लाइक स्ट्रोक है या कुछ ऐसा जिससे ब्रेन में कहीं चोट लग गई हो या कुछ हेल्थ इश्यूज हो, तब तक रिकरिंग नहीं होता मैम। लैंग्वेज एक बार डेवलप हो गया, दैट तो वो विल रहता है। स्ट्रांगली डेवलप, लेकिन आपके लैंग्वेज प्रॉपर सेंटर से आपको ये एक सर्टिफिकेशन मिले कि नाउ यू डोंट नीड एनी स्पीच Therapy। थेरेपी, आप अपने बच्चे को नॉर्मल स्कूल्स में कंटिन्यू करा सकते हैं। ओके। एम थेरेपी के बाद भी कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं? या ऑब्वियसली मैम कि कभी-कभी पेरेंट्स का होता है कि वी आर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ हैं, फिर हमें ट्रांसफर्स हो गए यहाँ। तो इन सच केसेस जो बच्चे में लैंग्वेज डिलेज होते हैं, आपको इनिशियली और तब तक जब तक बच्चे की एडवांस लेवल पे लैंग्वेज डेवलप ना हो, आप उनको थोड़ा और फोकस करें, लाइक स्टोरीज टेलिंग, स्टोरी बुक्स, वोकेबलरी डेवलपमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बच्चे को रेगुलर फीड कर सकते हैं उसके ब्रेन में लैंग्वेज को और वोकैब। तो इससे बच्चे में जो माइलस्टोन का गैप है वो कम हो जाता है। एंड आई फील आजकल पेरेंट को थोड़ा-सा और फ़ोकस होना रहेगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और ये सब आजकल बहुत धीरे-धीरे कम होती जा रही है। करेक्ट। टाइम नहीं मिल पाता पेरेंट्स को, उनको लगता है स्कूल में पढ़ लिया तो द थिंग इज दैट कि जो अच्छे पेरेंटिंग हैं और उनके जो मतलब अच्छे फैमिली के बच्चे अगर आप देखोगे तो उनकी वोकैबुलरी बहुत वेल डेवलप्ड होती है। एक तो उनका घर का इन्वायरमेंट, उनकी मदर की वोकैबुलरी, उनकी फादर की वोकैबुलरी, टॉप ऑफ दैट एवरी डे स्टोरी टेलिंग बेड टाइम नॉर्मल बच्चों में भी आपको देना ही देना है। इससे क्या होता है ना कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाते हैं मैम, उसकी वोकैबुलरी की जो डिमांडिंग है वो भी बहुत इनहैंस होती जाती है। एंड अगर बच्चे में प्रॉपर वोकैबुलरी रहती है ना, तो बच्चे का जो स्किल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जाता है। एंड बट हाँ, पेरेंट्स कैसे समझें कि राइट कंसल्टेशन उनको कब ज़रूरी है? कौन अच्छा उनको कंसल्टेशन दे पाएगा? हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉपर पर्सन हू कैन गाइड देम? Yeah. So for audiology and speech now, बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन एक ऑडियोलॉजिस्ट की बैचलर्स और मास्टर्स होनी चाहिए। देन ओनली यू हैव टू कंसल्ट दैट प्रोफेशनल। रीज़न क्या है कि इनफैक्ट बैचलर्स में भी यू नो कि व्हाट इज़ द थिंग्स, डिसऑर्डर्स क्या है, बट व्हेन यू आर कमिंग टू द मास्टर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम, यू नो हाउ एंड व्हेन दिस प्रॉब्लम शॉर्ट आउट्स, यू नो। तो अगर आपका प्रोफेशनल जितना एडुकेटेड है, जितना एक्सपीरियंस्ड है, आपके लिए उतना कंफर्टेबल है अपने बच्चे को उस चीज़ के लिए दिखाना, ताकि वो बच्चा सही प्रोफेशनल्स के सही गाइडलाइन में प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले सके। Okay. So right education of a consultant also matters. बहुत मैटर्स करते हैं मैम। रीज़न क्या है, इफ़ यू डोंट हैव अ करेक्ट प्रोफेशनल गाइडलाइन, तो बच्चे आप जब स्पीच थेरेपी देते हो, इट्स नॉट डेवलपिंग द वोकैबुलरी, यू आर डेवलपिंग द ब्रेन। आप जैसा स्टिमुलेशन दे रहे हो, आपका ब्रेन भी वैसे डेवलप हो रहा है, यू नो। एंड इफ यू आर गिविंग अ इनकरेक्ट और इन एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन, तो ब्रेन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उस गैप को फिल कर नहीं रहा है। तो करेक्ट प्रोफेशनल, जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो हाईली एडुकेटेड प्रोफेशनल है, वहाँ जाना और वहाँ ट्रीटमेंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट करता है। And early rehabilitation से hearing और speech related problems में जल्दी इफेक्ट पड़ता है, ऐसे हमने करेक्ट। ऑलरेडी डिस्कस। या सो 0 to 3 इयर्स जो होता है ना,
इन दैट टाइम ब्रेन्स के जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो बहुत हाईली डेवलप होते हैं, ठीक है? तो वो डेवलपमेंट्स जो होते हैं ना, अगर आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखना स्टार्ट करता है चीज़ों को। आफ्टर 3 इयर्स क्या होता है, डेवलपमेंट्स होती हैं, बट वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। एंड स्पीच थेरेपी इज़ नॉट अ मेडिसिन कि दिया और वो बोल लेगा। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स, व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू आर। तो इन दैट केसेस क्या होता है ना कि अगर हम 3 इयर्स से पहले, 2 इयर्स से पहले, जितना पहले बच्चे को लेके आएँगे, बच्चे में गैप उतना कम होगा, और जितना कम गैप होगा, उतना चीज़ों को रिकवर करना ईज़ी और बच्चे जल्दी हो benefit भी जाएगा। जल्दी मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। मेहनत बच्चे को कम कम करनी पड़ेगी, एक्सपोज़र कम देना पड़ेगा बच्चे को, और टाइम पीरियड जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। और जो टाइम छूट गया है वो भी रिकवर होने में टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट। क्या आपको लगता है कि कंपैरेटिवली पहले से अभी हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पीच रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं? या मैम, आजकल यूजली क्या है ना, भी न्यूक्लियर फैमिली का एक फैशन चल गया है। सो मम्मा, पापा एंड बच्चा। इनफैक्ट अगर मम्मा इज वर्किंग ऑल्सो और हाउस वाइफ ऑल्सो, तो उनको बच्चे को इतना स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता। पहले क्या होता, हम एक जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं चाहते हुए भी बच्चा जो है ना वो स्पीच स्टिमुलेशन लेता था। अच्छा तुमने आज ये पहना, वाह बहुत सुंदर है, जाओ मम्मी को ये बुला के ले आओ, तो ये करो। तो उसको उसको इतनी स्टिमुलेशन मिलती थी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ईजिली हो जाता था बच्चों में। अभी क्या पेरेंट्स बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना हाई कर दिए हैं मैम, कि बच्चा सिर्फ उसी चीज़ को सुनता है, उसको एक्सप्रेशन करने के लिए कहीं भी स्पेस ही नहीं मिलता कि बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। खाना टाइम पे मिल जाता है, डायपर्स टाइम पे चेंज हो जाते हैं, ड्रेसिंग हो जाते हैं, तो बच्चे को जो नीड्स है वो एक्सप्रेस करने का उनको मौका ही नहीं मिलता। एंड वो एक एग्जैक्ट ड्यूरेशंस होता है जहाँ पे बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें डेवलपमेंट्स बहुत नॉर्मल हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टिमुलेशन, हाई स्क्रीन टाइम, बच्चे का वो रिग्रेशंस आ जाते हैं कि वो जो डेवलप्ड वोकेबलरी है वो भी बंद कर देता है बच्चा बोलना। क्योंकि फ़ोन और स्क्रीन टाइम में बच्चे खो जाते हैं इतना कि उनको बाकी जो उनके एनवायरनमेंट में चल रहा है उसका कुछ भी सेंसेशंस ही नहीं रहता। एंड इमोशंस भी आई थिंक वो उतना डेवलप नहीं कर पा ऑब्वियसली बिकॉज ब्रेन में लैंग्वेज डेवलप, एंड लैंग्वेज का पूरा कनेक्शन उसके इमोशनल डेवलपमेंट, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बिहेवियर डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट्स इक्वली काम करते हैं ना। तो अगर आपका लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप नहीं है तो ये सारे डेवलपमेंट्स में भी गैप आ जाते हैं, सब चीजें डिक्रीज हो जाती है। माइलस्टोन्स के हिसाब से। आपके जो योर सेंटर इज द फर्स्ट वन ऑफ इट्स टाइप इन ऑल ओवर छत्तीसगढ़, तो आप यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में आप बताइए। ये 2007 में इनॉग्रेट हुआ था, विद कीपिंग इन माइंड कि सीजी में अवेयरनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, बिकॉज सीजी एक इंडस्ट्रियल एरियाज है, यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन बहुत हाईली है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो हियरिंग लॉस के पेशेंट पहले नागपुर जाते थे, बॉम्बे जाते थे, और वहाँ जाके अपना लेके आते थे। बट हियरिंग एड या हियरिंग जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे आपको एक लोकल प्रोफेशनल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। वो कीपिंग दीज ऑल थिंग्स इन माइंड, वी इनॉग्रेटेड दिस क्लिनिक विद फुल फैसिलिटीज ऑफ डायग्नोसिस सिंस बच्चे के जन्म लेने के टाइम से लेके जीडियाट्रिक 80 अबव के सारे प्रोटोकॉल्स और टेस्टिंग्स हमारे पास है। टेस्टिंग ऑफ ओई, बेरा, इम्पेडेंस, SSR, AVR, each and every protocols we have. We have a cochlear implant जहाँ पे बच्चे का अगर हियरिंग एड बेनिफिट्स नहीं कर रहा है तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सर्जरीज जहाँ पे हम प्रॉपर AVT थेरेपीज देते हैं। वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपी जहाँ पे ऑटिज्म बच्चे में सेंसरी इश्यूज की वजह से स्पीड डेवलप नहीं हो पा रही है। वी हैव बिहेवियर थेरेपीज जिन बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर है ड्यू टू अनडेवलप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वहाँ पे हम बिहेवियर थेरेपीज देते हैं। वी हैव AVA ताकि ऑटिज्म का पूरा सेटअप हो, and top of that we have a high quality of hearing aid like Philip,
एंड या वी हैव ऑलमोस्ट टॉप ब्रांड्स इन इंडस्ट्री, और पेशेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी सीजी से बाहर जाने की सुविधा ना हो। So it's a one-stop solution for your hearing and speech related issue. करेक्ट, तो आप यहाँ स्टाफ को भी पूरी तरह से ट्रेन करते हो? करेक्ट, करेक्ट। वी हैव स्टाफ्स, वी आर हायरिंग फ्रॉम गुड कॉलेजेस ऑफ स्टाफ, लाइक हम प्लेसमेंट्स करते हैं, वहाँ से हम एक ऑडियोलॉजिस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन हम बैचलर को उठाते हैं। वी हैव सम डिप्लोमास ऑल्सो, स्पेशल एडुकेटर्स ऑल्सो, जहाँ पे हम उनको लाके यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सपोज करते हैं हाउ वी आर डीलिंग विद द पेशेंट्स, हाउ वी हैव प्रोटोकॉल्स एंड किस प्रोटोकॉल्स में हमें पेशेंट्स को कन्वे करना है, हाउ टू फाइन ट्यून द पेशेंट, हाउ टू गिव अ बेटर फैसिलिटेशन, ताकि पेशेंट्स को किसी तरह की असुविधा ना हो। यस, बिकॉज स्टाफ अच्छा होगा तो पेशेंट्स को भी बेनिफिट करेक्ट, मिलेगा। मतलब यूजली अगर स्टाफ के एक्सपीरियंस हैंडलिंग रहते हैं ना, तो पेरेंट्स और या पेशेंट्स को कंफर्टेबल लगता है कि आई एम इन सेफ हैंड। Correct. तो वी आर ऑलवेज कीपिंग रही, हमारे यहाँ हर 2-3 मंथ्स में मैम स्टाफ ट्रेनिंग्स होती है, जो भी न्यू एडवांसमेंट है, जो न्यू टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ में आ रही है, हम हमेशा उनको ट्रेन करते हैं, ताकि उनको वो हमेशा रिन्यूअल करते रहे खुद को, एंड पेशेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बिकॉज यू नो वेराइटी ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग इन द क्लिनिक, तो उनको कुछ अवेयरनेस होती है, कुछ नहीं होता है। If we are giving a proper awareness कि अगर आप if you are not satisfied with this technique, we can go with this also, आप एक बार ये चीज़ करके देखो, और उससे पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड भी होते हैं मैम। एंड आपका स्कूल भी है अर्पण अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल, इसके बारे में कुछ बताइए। या एक्चुअली हम आई सेड दैट 17 ईयर्स से ना वी डूइंग की वेरी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो बच्चे हैं ना डायग्नोस ही होते हैं आफ्टर 5, आफ्टर 6। सो इन दैट केस मैम वर्बल करना बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्या होता है, देयर आर 2 रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज विजुअल एंड वन इज ऑडिटरी। अगर आपका ऑडिटरी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू ग्रैब द विजुअल रूट। तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो विजुअल रूट डेवलप कर लेते हैं brain में, जो इशारे हैं, कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज एंड दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेशन करना है, तो ये एक्टिव नहीं, तो देयर स्टार्ट एक्टिवली द विजुअल रूट। तो हमें जो भी बच्चे मिलते थे पहले, वो मिलते थे 4 ईयर्स आफ्टर 4, 5, 6, 7, बट उनमें हियरिंग के अलावा और कोई इश्यूज नहीं होती थी, लाइक दे हैव अ वेरी गुड फिजिकल पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस भी होते थे, एंड दीज ऑल थिंग्स। So keeping these all things in mind, we opened this अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल, जहाँ पे बच्चों को वर्बल थेरेपीज भी देते हैं, उनको एडुकेट भी करते हैं, बिकॉज इन बच्चों में क्या समाज में एक धारणा बनी रहती है कि गूंगा बहरा है, इसे खेती कराओ। वी हैव सीन कि कुछ बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड जो हम लेके स्कूल में आए, वो प्लास्टिक के कचड़े वगैरह धोते थे, लाइक कि पेरेंट्स आर कि कुछ तो कमाओ जाओ, और उनको मतलब बाकी जो मजदूरी 500 मिलती थी, उनको 100 रुपीज में ठका देते थे। अरे बताए बुड़बक है, ऐसे बात नहीं कर पाता है, सो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने लाइफ से, ऑब्वियसली, कि उनमें अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि ये चीज़ जो नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं, और फिर भी हमें वो इनपुट नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। तो हमने वो स्कूल स्टार्ट किया, जो लेट आइडेंटिफाइड है उनका एडुकेशन ना रुके। तो क्लास 1 to 8 ये हमारा भी स्कूल है। वी आर प्लानिंग विद स्टेट गवर्नमेंट कि उस स्कूल का एफिलिएशन और बेटर 12th तक हो जाए, और अभी उस स्कूल में हम हर एक बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स में जो फीमेल्स बच्चियां हैं, उनको हम न्यूट्रिशंस का कोर्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई, जो मेल हैं उनको हमने कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग दे रखी है। एंड वी आर ऑल्सो कीपिंग जो गुलाल बनाना, दिया बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ है, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं स्पेशली। और उनको हमें एडुकेशन, वी हैव अ फ्री ऑफ कॉस्ट दीज और हम उनकी हॉस्टल फैसिलिटी भी एफओसी में है। उनका पढ़ना लिखना, ड्रेसिंग, बैग्स, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इंक्लूडिंग फूड। फूड इंक्लूडिंग 3 टाइम्स हम लोग मील देते हैं, 1 टाइम स्नैक्स देते हैं,
ऑल, और उनका जो भी खाने का जो डाइट चार्ट है वो भी एक प्रोफेशनल से रेडी होके आता है, उनके वेट को मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी प्रोटीन बॉडी में लिया ही नहीं, एंड हम उनको हल्का-हल्का प्रोटीन कैसे इंट्रोड्यूस करें ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक प्रॉपर ले रहे और इश्यूज़ ना आए। पीडियाट्रिक हमारे यहाँ हर मंथ विज़िट करते हैं, बार्बर हमारे यहाँ हर मंथ विज़िट्स करते हैं। तो जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है सारी फुलफिल हो, एंड यू नो मैम कि हमें अब जाके ये फ़ील होता है कि दे आर वेरी मच अ, लाइक उनके अंदर जो टैलेंट है वो छुपी हुई हिडन टैलेंट है, वो बाकी लोगों को दिखती नहीं है। यू नो मैम हमें नॉर्मल बच्चों को 3-4 टाइम्स रिपीट करके सिखाना पड़ता है। मैम उनको सिंगल और मैक्सिमम 2 टाइम्स में वो हर चीज़ लर्न कर लेते हैं। दे आर वेरी शार्प माइंडेड एंड उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट है। अभी उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स में डांस भी लिया मैम, एंड वी आर थैंकफुल कि डांस टीचर की उन्होंने इतना अच्छा ट्रेंड किया। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट होते हैं एंड दे आर एन्जॉयिंग देयर लाइफ वेरी नाइसली, एंड उनको देख के लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग करेक्ट। इन फॉर सोसाइटी। यस मैम। एंड मुझे लगता है कि सोसाइटी को भी अपना थोड़ा नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। ये भी बच्चे हैं, कुछ अगर उनमें इश्यूज़ एक भगवान ने दिया भी है, बट उसकी जगह जैसे आपने बताया, एक चीज़ ले ली तो 2 चीज़ें ले गए, ऐसे हम बोल सकते करेक्ट, करेक्ट। हैं। एंड आप जो काम कर रहे हो, इट्स ट्रूली रिकमेंडेबल। मतलब ऐसा काम करने के लिए खुद को इंस्पायर होने की ज़रूरत होती है, एंड आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे हो, आई मस्ट से। तो थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट, एंड आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई होप जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, अगर उनके बच्चों में कभी कोई इश्यूज़ है, इफ दे आर फीलिंग कि कोई इश्यू है, सो जैसे ही आपको लगे, प्लीज़ गो एंड विजिट अ प्रॉपर प्रोफेशनल। एंड मैम तो है ही, you can visit her center. I'll be providing the address and phone number after in the end of the video. So thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।